हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। मैं हूं आपका मेंटर विश्वराज। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो चैप्टर कंटिन्यूड है क्लास 11th बायोलॉजी का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो जो मैंने आपकी लास्ट वीडियोस थी उसमें मैंने आपको कवर किया था ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ए बी ब्लड ग्रुप्स के बारे में। और दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी वो थी आरएच फैक्टर के बारे में। आज हमने पढ़ना है बच्चों आरएच मिसमैचिंग क्या होती है, आर्च इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा ये टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहली बात तो मैं बच्चों से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने भी लास्ट की वीडियो नहीं देखी है प्लीज आई बटन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा और सर्च कीजिए उसको और वीडियो को वॉच करके अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, जो नए सब्सक्राइबर है प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपना चैप्टर का टॉपिक आरएच मिसमैचिंग। ठीक है, अब देखिए आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए क्या है और इसको हम क्या बोलेंगे, आरएच मिसमैचिंग भी बोल देते हैं। मिसमैचिंग, कल जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आरएच फैक्टर इफ इट इज प्रेजेंट, आरएच फैक्टर इफ इट इज प्रेजेंट तो इंडिविजुअल कैसा होगा, RH पॉजिटिव। इफ इट इज RH फैक्टर इज एब्सेंट देन द इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड RH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि RH स्टैंड्स फॉर रिसेस। एक्चुअली क्या था, ये जो आपका RH फैक्टर डिस्कवर किया था ये किसने किया था, मैंने बताया था कि आपको जो रैबिट्स थे उनके अंदर मंकीज के ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया गया था और वहीं से देखा गया था कि कुछ जो मंकीज थे और रैबिट से उनके अंदर ब्लड क्लम्पिंग हुई थी, ब्लड कोएगुलेशन हो गया था, एग्लूटेशन हुई थी। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था 1940 में लैंडसीनर और वीनर ने किया था। ठीक है, तो जो आरएच है, आरएच स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड दिस फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, मैंने बताया था ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम भी इन्होंने दिया था, एंड वीनर। ये जो वीनर है इन दोनों का कंबाइंड था वो ट्रांसफ्यूजन जो इन्होंने किया था मंकीज और रैबिट्स के ऊपर। सो इन 1940 दे discovered another antigen present in the RBC surface। ठीक है, and that was RH। RH हमने क्यों बोला, रीसस मंकी से डिराइव किया था। ठीक है, तो अब देखिए मैंने बताया था कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो पहला तो मेन काम होता है हम लोग उसके ऊपर एंटीजन्स देखते हैं, ए है बी है या फिर ए बी दोनों प्रेजेंट है। वो तो हमने ए बी ब्लड ग्रुपिंग के अंडर किया। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो दूसरा फैक्टर हम देखेंगे वो होगा RH फैक्टर। ठीक है, तो मैंने बताया जिस बंदे के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है वो क्या है, RH पॉजिटिव है, अगर एब्सेंट है तो वो क्या है, RH नेगेटिव है। देखिए, अगर कल भी मैंने आपको एक लास्ट में डिस्कशन किया था, इफ अगर मान लीजिए जो पेशेंट है, पेशेंट या रिसीवर या रिसिपिएंट जो भी वर्ड यूज कीजिए, और एक हमने ले लिया डोनर। ठीक है, डोनर। अब ध्यान दीजिए, अगर ये मैं केस बना लेता हूँ, ये RH नेगेटिव होगा या RH पॉजिटिव होगा। अगर RH नेगेटिव है तो आपने ध्यान क्या रखना है, इसको RH नेगेटिव ब्लड ही देना है। अगर RH पॉजिटिव है तो आप RH नेगेटिव भी दे सकते हो और RH पॉजिटिव भी दे सकते हो, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने RH नेगेटिव ब्लड को RH पॉजिटिव से, अगर आपने RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव से एक्सपोज किया तो इसके अंदर एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी और अगले कभी किसी ट्रांसफ्यूजन में, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि आपका ये स्पेशल केस है, मान लीजिए आपने क्या किया, जो पेशेंट का ब्लड था वो था RH नेगेटिव, बट आपने क्या किया, उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया कौन सा, RH नेगेटिव ब्लड। अब जैसे ही RH पॉजिटिव ब्लड, अगर RH पॉजिटिव ब्लड है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो जब आपने ये RH एंटीजन वाला ब्लड पेशेंट को दिया तो पेशेंट की बॉडी क्या करेगी, एंटीजन आ गया तो क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाने शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे ही ये जैसे ही ये RH एंटीजन पेशेंट की बॉडी के अंदर आप ट्रांसफ्यूज करोगे तो इसकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू करेगी। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू कर दी तो अगर मान लीजिए अब इसके पास एंटीबॉडीज है, फिर आप सब्सिक्वेंट फिर कभी इसको लाइफ में जरूरत पड़ी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, एंड अगेन इफ RH पॉजिटिव ब्लड इसको दिया जाए तो क्या होगा,
ये एंटीजन एंटीबॉडी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज इसकी बॉडी में ऑलरेडी बन चुकी हैं, और अगर फिर से आपने इसको RH पॉजिटिव ब्लड दिया तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटेशन हो जाएगी और क्लम्पिंग बननी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर पेशेंट मान लीजिए RH नेगेटिव था, तो हमारी प्रेफरेंस क्या है कि हम उसको क्या देंगे, RH नेगेटिव ब्लड ही देंगे। बट मान लीजिए एक्सीडेंटली, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सीडेंटली या अननोइंगली, अगर ट्रांसफ्यूजन ऐसा हो गया कि RH नेगेटिव ब्लड के अंदर आपने RH पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, जो पहला ट्रांसफ्यूजन, मान लीजिए फर्स्ट टाइम ट्रांसफ्यूजन है उसकी बॉडी के अंदर, और उस टाइम पे आपने RH पॉजिटिव ब्लड दे रखा है उसको, तो अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर उसकी बॉडी ने एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी। अब जैसे ही मान लो सब्सिक्वेंट, ये सेकंड ट्रांसफ्यूजन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेकंड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा, अगर मान ली फिर से आप उसको RH पॉजिटिव ब्लड दे रहे हो, तो उसके पास उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, जो कि उसने फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के रिस्पॉन्स में बनाई थी। अब क्या होगा, जैसे ही आप सेकंड ट्रांसफ्यूजन करते हो RH पॉजिटिव के साथ, फिर एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटेशन हो जाएगा और ब्लड क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हमने अवॉइड करना है। तो हमारा सबसे पहला क्या रहता है कि हम RH नेगेटिव पेशेंट को RH नेगेटिव ही ब्लड देंगे। हाँ, अगर RH पॉजिटिव है देन यू कैन गिव RH नेगेटिव आल्सो एंड RH पॉजिटिव आल्सो। और कल मैंने आपको यही रीजन बताया था कि जो ब्लड बैंक्स होते हैं वो O नेगेटिव ब्लड को अपने रिजर्व के अंदर रखते हैं। रीजन यही है, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव RH नेगेटिव वाले को नेगेटिव ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये RH नेगेटिव जो ब्लड होता है, इसको क्या करते हैं ब्लड बैंक्स रिजर्व में रखते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान हो गया। अब देखिए इसका RH इनकम्पैटिबिलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। RH इनकम्पैटिबिलिटी का एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लीजिए, वो क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, अब ध्यान रखना, एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस को हम HDN भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिटालिस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड HDN। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDN? इट इज कॉल्ड hemolytic disease ऑफ नियोनेट। नियोनेट भी वर्ड यूज कर लेते हैं, और हम लोग न्यू बॉर्न भी लिख देते हैं कई बार, क्योंकि जो नया बच्चा जब बॉर्न होता है तो हम उसको नियोनेट ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कीजिए। तो इसको एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस भी बोलते हैं, या फिर हम हीमोलिटिक डिजीज ऑफ नियोनेट्स, या फिर न्यू बॉर्न, कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये है क्या। देखो बच्चों, ये जो एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, इट इज अ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज से पहले एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखनी है कि जो RH पॉजिटिव होता है, RH पॉजिटिव, यानी कि जो RH पॉजिटिव होगा वो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट, एज कंपेयर टू RH नेगेटिव। ये चीज आपने अच्छे से याद रखनी है कि जो RH पॉजिटिव है, यानी कि अगर एंटीजन प्रेजेंट है, RH पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो अगर RH का एंटीजन प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैंने बताया कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, तो ऑब्वियसली बात है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट विल अकर। अब कैसे होती है, सपोज कीजिए आप, आई थिंक आप सबको पता होगा कि ये साइन फीमेल का होता है और ये साइन मेल का होता है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। तो ये मान लीजिए मदर है और ये आप फादर है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि जो मदर थी वो है RH नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल फादर इज RH पॉजिटिव। तो जब इन जो फीमेल है जब वो कंसीव करेगी, मान लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था पॉजिटिव आपका क्या है, डोमिनेंट है, ऑब्वियसली बात है डोमिनेंट अपना आपको एक्सप्रेस करेगा। तो जो फीटस है वो क्या है, RH पॉजिटिव। ठीक है, ये कौन है, फीटस। तो अब देखिए क्या है, हमने बोला कि मदर क्या थी, RH नेगेटिव मदर थी। फीटस कैसा आ गया बच्चों, उसके जो वूम में जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डेवलप हो रहा है फीटस, वो कैसा है, RH पॉजिटिव, क्योंकि उसका फादर क्या था, RH पॉजिटिव था। तो RH पॉजिटिव हमने बोला कि डोमिनेंट फैक्टर है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है आने वाली जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए जो ये है इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी, ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हमें पता है कि जिस टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो बच्चा डेवलप हो रहा है आराम से उसके अंदर, वूम के अंदर, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बोथ
bloods, both blood of mother and fetus are well separated, well separated बाय प्लेसेंटा। ठीक है, देखिए जब तक प्रेगनेंसी है, जब तक की डिलीवरी नहीं हुई है, उस टाइम तक मदर और फीटस का ब्लड आपस में कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा एक बैरियर रखता है और जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है। तो हमें पता है कि जब तक RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड मिक्स नहीं होंगे तब तक कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो भाई जब तक प्रेगनेंसी है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जब डिलीवरी होगी, जब ये RH नेगेटिव मदर इस बच्चे को डिलीवर करेंगी, ठीक है, यानी कि पार्चुरेशन बोलते हैं उसको हम लोग। पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, डिलीवरी होगी इस बच्चे की, दैट टाइम सम ऑफ द फीटल ब्लड, सम ऑफ द fetal blood, fetal blood comes in contact, comes in contact of the maternal blood, maternal blood and get mixed, एंड गेट्स मिक्स्ड। तो जिस टाइम पे डिलीवरी होती है बच्चों, पार्चुरेशन के टाइम पे, उस टाइम पे जो फीटस का ब्लड है, दैट बिकॉज ऑफ द रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इट कम्स इन कांटेक्ट विद द मैटरनल ब्लड। एंड अब मैटरनल ब्लड के अंदर अगर फीटस का ब्लड मिक्स हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो RH पॉजिटिव ब्लड था वो मदर के RH नेगेटिव ब्लड में मिक्स हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मदर के अंदर अब क्या चला गया? RH फैक्टर का एंटीजन एंट्री कर चुका है। ठीक है, इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू दिस मिक्सिंग, ड्यू टू दिस मिक्सिंग RH एंटीजन gets entered into maternal blood। अब क्या होगा भाई? RH एंटीजन पहुंच गया और मदर कैसी थी? RH नेगेटिव थी, तो अब क्या होगा? एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू होगी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? मैटरनल बॉडी starts producing antibodies against the RH antigen and also develops memory cells। अब ध्यान रखो, मेमोरी सेल्स क्या होती हैं? एक तरह की, मैंने आपको जब क्लास 10th में आपने सबने पढ़ा होगा, जब हम लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं तो लिम्फोसाइट्स में कुछ टाइप्स आते हैं, बी सेल, टी सेल, और उसके अंदर भी मेमोरी सेल, किलर सेल्स, ये सब हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो मेमोरी सेल्स ये होती हैं जो कि याद रखती हैं, इनके पास मेमोरी होती है कि हाँ यही एंटीजन है जो पहले भी आया था और दोबारा फिर अटैक करने आता। तो जब जैसे ही वो दोबारा अटैक करने आता तो इसको पहचान जाती है, रिकॉग्नाइज करती है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे मैटरनल बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू किया RH एंटीजन के अगेंस्ट में, उसी टाइम पे मेमोरी सेल भी बनने लगी। तो चलिए, अभी तक तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस इतना हो गया कि जो RH नेगेटिव मदर थी उसके अंदर क्या बन चुकी है? एंटीबॉडीज बन चुकी है। किसके अगेंस्ट में? RH एंटीजन के अगेंस्ट में। अब आता है सेकंड केस। मान लीजिए वो मदर फिर से प्रेग्नेंट हुई। अब आती है सेकंड प्रेगनेंसी। तो अब सेकंड प्रेगनेंसी से पहले आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि जो मदर है वो क्या क्या है? मदर क्या थी? RH नेगेटिव, और उसके पास क्या है? RH के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज भी हैं जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद उसकी बॉडी में बन चुकी थी। ठीक है, अब मान लीजिए हम फिर से बोलते हैं जो फीटस है वो फिर से क्या है? RH पॉजिटिव है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फीटस क्या है? RH पॉजिटिव है। मैंने आपको बोला था कि बिफोर डिलीवरी, जरा इस लाइन पे ध्यान देना, बिफोर डिलीवरी, ये रहा, ये वाला, इस लाइन पे ध्यान दो। बिफोर डिलीवरी मदर और जो फीटल ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, बट जो मदर के अंदर से जो एंटीबॉडीज हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं।
ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के अंदर एंटर हो सकती हैं। तो भाई अब हमने तो बोला है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है, तो होता क्या है बच्चों, जो ये RH एंटीबॉडीज हैं, दे क्रॉस द प्लेसेंटा एंड गेट एंटर्ड इनटू द फीटल ब्लड सर्कुलेशन। और अब आपको पता है कि इस फीटल ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडीज प्लेसेंटा का बैरियर क्रॉस करके इस साइड आ रही है। ठीक है, प्लेसेंटा क्रॉस करके, तो क्या होगा, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जो कॉम्प्लेक्स बनना यानी कि एग्लूटिनेशन हो जाएगी, अग्लूटिनेशन। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, फीटल ब्लड क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी, फीटल ब्लड की क्लम्पिंग होगी। ठीक है, जो कि मिसकैरेज कर सकता है, फीटस को बॉडी के अंदर ही खत्म कर सकता है। समझ में आया? तो ये इस चीज को हम बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, जो हम मिसमैचिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो सेकंड प्रेगनेंसी है उसकी स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी, जैसे ही पता लगे कि मदर फिर से प्रेग्नेंट होगी और RH नेगेटिव मदर थी, और जो पहले वाली जो डिलीवरी हुई थी वो RH पॉजिटिव फीटस की हुई थी, तो सेकंड प्रेगनेंसी में दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। ठीक है, कि भाई जो फीटस अगर मान लो दोबारा प्रेगनेंसी होती है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे अगर फीटस दोबारा फिर RH पॉजिटिव है तो मदर को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट बेटा इस चीज को प्रिवेंट की आर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्लम्पिंग ना हो फीटस के अंदर, हम क्या करते हैं, हम मदर को एक ड्रग देते हैं जिसको हम बोलते हैं रोगैम। ठीक है, रोगैम। अब ये रोगैम क्या करती है, ये RH एंटीबॉडीज को इनएक्टिवेट कर देती है, एंटीबॉडीज को क्या कर देगी, इनएक्टिवेट कर देगी। अगर ये एंटीबॉडीज इनएक्टिवेट हो गई और ये अगर प्लेसेंटा को क्रॉस करके भी जा रही है फीटल सर्कुलेशन में, तो भी फीटल ब्लड के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्लम्पिंग भी नहीं होगी। ये जो रोगैम है ये हम उसको कब देंगे मदर को, हम देते हैं ड्यूरिंग 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, जिस टाइम पे गेस्टेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, तो इस गेस्टेशन पीरियड का जब 28 वीक हो रहा चल रहा होता है, उस टाइम पे ये देते हैं हम, पहली बार दो, और दूसरी बार हम कब देंगे, दूसरी बार हम देंगे डिलीवरी टाइम पे। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, या फिर हम क्या वर्ड यूज करें, पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन के मान लीजिए 24 to 72 आवर्स के विद इन हमें देनी पड़ेगी ये रोगैम। समझ में आया बच्चों? तो रोगैम क्या करती है, जो एंटीबॉडीज है जो मदर के ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उनको इनएक्टिवेट कर देती है। इनएक्टिवेट करने से क्या हो गया, अब वो अगर प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर जाएंगी भी तो भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगी, अग्लूटिनेशन नहीं होगा, और अग्लूटिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका फीटस के ब्लड के अंदर क्लम्पिंग नहीं होगी। ठीक है, इन दैट वे वी कैन प्रिवेंट द क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड फीटस, और फीटस की हम लाइफ को बचा सकते हैं, मिसकैरेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो HDN भी पेपर में लिखा हुआ आ सकता है, या फिर एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो ये था बच्चों RH फैक्टर का। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, जिस वो है ब्लड क्लॉटिंग का। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट छोड़िए, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कमेंट लिखिए, अगर कोई डाउट है तो डाउट लिख के दीजिए। ठीक है, और न्यू व्यूअर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो उसको भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।